से हो स्टडी विद कमल के माध्यम से मैं कमल सिंह बिष्ट आज अपनी फिफ्थ क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि विदेशी कंपनियाँ कैसे भारत में आती है। इस बारे में आपको बताऊंगा, मैं पूरी कंपनी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और एक बताऊंगा कंपनी प्लस बजट, कि इंडिया में बजट कैसे पास होता है, ठीक है। आज रहेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई। जो फॉरेन से कंपनी है, जो फॉरेन की कंपनियाँ आती है वो आती है इंडिया में। इंडिया में वो आती, कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, इंडिया में कुछ पैसे लगाती है, अपने कंपनी कारखाने खोलती है। वो अपने कंपनी इंडिया में खोलेगी तो इंडिया में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे मोबाइल की कंपनी इंडिया में आएगी तो मोबाइल के प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इंडिया में इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। इसका सीधे सीधे फॉरेन एफडीआई का असर कहाँ होता है, हमारी जीडीपी में होता है, ठीक है। यह कंपनी भारत सरकार के सहयोग से भारतीय राज्यों में विकास करेगा और हमारी जीडीपी की बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी बाहर से आती है वो अपने साथ अपनी पैसा ही लेके नहीं आती है, वो अपने पैसा प्लस अपनी टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में आती है और इंडिया को डेवलप करती है, ठीक है। जैसे स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आधारभूत संरचनाओं में बहुत सारे विकास करती है। जैसे अभी देखो तुमने, जापान से जो हमारी बुलेट ट्रेन आई है वो जापान के सहयोग से आई है। जापान की कंपनी यहाँ आई है, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आई है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, हमारे वहाँ बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन चलनी लग गई, स्टार्ट होगी, ठीक है। वही एफडीआई है। ऐसे एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब संस्थागत विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होता है, संस्थागत विदेशी निवेश होता है। यह विदेशी कंपनियां, ठीक है दोस्तों। जो एफ आई आई, यह विदेशी कंपनी दूसरी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाती है, इसमें यह प्रॉफिट कमा के ले जाती है। यह निवेश शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हमारे देश के सहयोग नहीं मिल पाता। मतलब इसका सीधे तात्पर्य ये समझो कि एफआईआई वो कंपनियाँ होती है जो भारत में यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन दूसरी कंपनियों में करती है। जैसे एक हमारी कंपनी यहाँ देखो, एक सैमसंग की कंपनी आई है, तो एक कंपनी बाहर से आएगी, वो सैमसंग के कंपनी के शेयरों में पैसा लगाएगी, न कि अपना कंपनी खोलेगी, वो शेयरों में पैसे लगाती है। इसमें उनका मतलब ये होता है कि अपना मुनाफा कमाना, वो अपना मुनाफा कमा के ले जाती है। इससे हमारे इंडिया को, देश को कोई मदद नहीं मिल पाती, ठीक है। इसलिए हमारी मोदी जी, अभी हमारा भारत सरकार एफआईआई के बदले एफडीआई में ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जीडीपी में भी असर पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे इस कंपनियों का हमारे देश से कोई लेना नहीं है, इससे बस क्या होता है, अपने मुनाफे से ही लेना देना होता है इन कंपनियों का। फिर यहाँ पर देखो, एफडीआई में हम दूसरे देशों को इनवाइट करते हैं, वह टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाते हैं और साथ ही साथ पूंजी भी लाते हैं। दोनों के सहयोग से हमारे देश में विकास करती है। और भारत सरकार ने जापान के सहयोग से मेट्रो, बुलेट ट्रेन यहाँ पर चलाई है इत्यादि। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एफआईआई में यह नहीं होता, एफआईआई में यह क्या नहीं होता, उसमें कोई टेक्नोलॉजी लेके नहीं आती, वो खाली अपना पैसा निवेश करती है, कमा के ले जाती है, उनको अपनी प्रॉफिट से ही मतलब होता है, ठीक है। एफडीआई में देखो, एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर, मतलब इसमें यह समझा रहा हूँ आपको, एफडीआई में फॉरेन कंपनी यहाँ कितने परसेंट निवेश कर सकती है। मल्टीपल ब्रांड रिटेल सेक्टर में कितना करती है, 51%। सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 100% पूरा कर सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर में 49% कर सकती है। एविएशन में कितना करती है, 100%। मैं इसका मतलब समझाऊंगा। मल्टीपल, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर, सभी ब्रांड के सामान एक ही शोरूम के अंदर रखकर बेचे जाते हैं, जैसे बिग बाजार, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये भी देखो, यहाँ पर पैसा आधा विदेशी कंपनी का होता है, आधा भारतीय कंपनी का होता है। इसमें यह होता है, जैसे बिग बाजार देखो, बिग बाजार में आपको हर ब्रांड के कपड़े, शोरूम, हर कुछ मिलेगा, हर कुछ सामान मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, कभी भी भारत सरकार बिग बाजार में पूरा 100% विदेशी कंपनियों को का सामान नहीं रख सकती। उसमें आधी पूंजी हमारे देश की लगी रहेगी, आधी पूंजी विदेशी पूंजी लगी रहेगी। इसमें पूरा विदेशी पूंजी नहीं लग रहती बिग बाजार में। ऐसे होता है सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर। कभी देखो आप, एक शोरूम होता है, जैसे बिग बाजार को छोड़ के एक शोरूम होते हैं, बाटा, नाइकी। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही ब्रांड के कपड़े एक ही शोरूम में रखे जाते हैं। वो क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो भारत सरकार एक ब्रांड, दो ब्रांड को एक शोरूम के अंदर रखने की अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है। वही होता है सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी ओनली वन ब्रांड वन शोरूम, ठीक है।
ये दोनों हो गया। आप देखो, आप नाइकी बाटा एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको। विदेशी कंपनियां भारत आकर दो ब्रांड को एक शोरूम में रखकर बेचता है तो उसे भारत सरकार अलाउ नहीं करता। यहाँ जो, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये समझो कि जो शोरूम में जो सामानें मिलते हैं वो रिटेल प्राइस पर ही मिलते हैं, ठीक है, वो रिटेल प्राइस पर ही मिलते हैं, मतलब खुदरा मूल्य पर मिलते हैं। फिर एक ऐसी आता है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। अब इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है, जैसे LIC हो गया, बीमा कंपनियां होंगी, और हमारे बैंकिंग सेक्टर के जितने बैंक हो गए, सब इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में आई है उसे भारत सरकार 49% निवेश की ही इजाज़त देती है। 51% कोई भारतीय कंपनी इसमें निवेश करेगी। कोई इंश्योरेंस कंपनी देखो, कोई भी, उसमें क्या होगा, भारत सरकार इंश्योरेंस कंपनी में केवल 49% ही विदेशों को वहाँ पूंजी लगा सकती है। उसमें शेयर विदेशी कंपनी के 49% ही होंगे, 51% शेयर हमारे होंगे, हमारे देश के होंगे। यह इसलिए किया गया है क्योंकि यार इंश्योरेंस में पूरा हमारी भारतीय मार्केट व्यवस्था, हमारी जनता का हित जुड़ा रहता है, हमारे पैसे वहाँ जुड़े रहते हैं। तो भारत सरकार ऐसा तो चाहेगी नहीं कि विदेशी कंपनियाँ पूरा पैसा लगाए यहाँ, और कुछ दुखद घड़ी में अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी तो पूरा पैसा भाग के चली जाएगी। तभी इंडिया वाले, हमारी भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को 49% ही निवेश की इजाज़त दी है, हमारी आम जनता की भलाई के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे हित जुड़े रहते हैं इसमें। एविएशन, हाँ, इसमें देखो इंश्योरेंस में SBI, PNB, LIC सब हो गए, ठीक है, इसमें 49% ही वो निवेश कर सकती है। एविएशन क्या है, एयरलाइन, गवर्नमेंट ने जो एयरलाइन से होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वहाँ विदेशी कंपनियों को 100% निवेश की इजाज़त दी है। अब ये इजाज़त कैसे दी है, कैसे होता है, मैं आपको अगले जो अलग चैप्टर पढ़ाऊँगा। हाँ दोस्तों, ऐसे PSM, भारत की कोई सरकारी बैंक में कोई विदेशी कंपनियां ओनली 20% ही निवेश कर सकती है, ठीक है। सरकारी बैंक में विदेशी जो कंपनियां होती है केवल 20% ही इसमें निवेश कर सकती है, क्योंकि बैंकों में जनता की हित जुड़े रहते हैं, हमारा पैसा लगा रहता है वहाँ, इसलिए। इंडियन प्राइवेट बैंक, और इंडियन प्राइवेट बैंक में जो विदेशी कंपनियाँ होगी वो 74% निवेश कर सकती है, ठीक है, प्राइवेट बैंकों में। तभी यार प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही अंतर होता है, गवर्नमेंट में हमारा पैसा सेफ रहता है, सेफ्टी रहती है, प्राइवेट में कोई सेफ्टी नहीं रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग SBI, PNB इस बैंकों में निवेश करो, ताकि यार कल दुखद घड़ी में ये हमारा साथ दे सके, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा हमारे साथ देती है। जैसे कि आज एक मैं अपना ऐसी न्यूज़ में सुन रहा था कि जैसे टिकटॉक के बदले एक मित्रो ऐप हमारे गवर्नमेंट ने निकाल लिया है, तो यार प्लीज़ उस ऐप को आगे प्रमोट करो। जैसे कि हम अपने घरेलू सामान को, अपने घरेलू खुद बने भारत की कंपनियां आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनाफा कमाएं, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था और विदेशी इंटरनेशनल में हमारी जो एक साख होती है वो आगे पहुंच सके, ठीक है। ऐसी डिफेंस में विदेशी कंपनी भारत के साथ 49% निवेश कर सकती है, लेकिन अब BJP सरकार ने 100% कर दिया है, ठीक है। डिफेंस लाइन में हमारे जो औजार बनाते हैं, इतने हथियार बनाते हैं, इसमें कोई विदेशी कंपनियां 100% ही भारत में निवेश कर सकती है, मतलब यहाँ के जो होती है हथियार बना सकती है, उनको 100% कर दिया गया, ठीक है। आजकल ही कर दिया गया, पहले 49% था कांग्रेस के टाइम में। इंडियन रेलवे में विदेशी कंपनियां 100% निवेश कर सकती है, ठीक है। इंडियन रेलवे के उपकरण को बनाने में कर सकती है, इंडियन रेलवे चला नहीं सकती। इंडियन रेलवे चलाने का काम हमारी सरकार का ही होता है। FM, आप रेडियो में सुनते हो FM, उसमें विदेशी कंपनी केवल 49% ही निवेश कर सकती है। पेंशन में भी 49% निवेश कर सकती है। टेलीकॉम में विदेशी कंपनियां पूरे 100% निवेश कर सकती है, ठीक है। ऐसी कृषि, खनन, कोयला, पेट्रोल, टूरिज्म एक्टिविटीज़, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, इसमें गवर्नमेंट ने 100% अलाउ कर रखा है। इसमें कोई विदेशी कंपनी अपना पूरा 100% इसमें निवेश कर सकती है। जहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर तो अलाउ है, जहाँ पर अलाउ नहीं है वह है चिट फंड। इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला होता है। चिट फंड, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हमारे मिसाइल ऐसा न्यूक्लियर चीज़ें बनती हैं, वेपन बनते हैं, सिगरेट, सिगार, इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। स्मोकिंग में भी कोई विदेशी कंपनी बिल्कुल भी निवेश नहीं कर सकती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट और चिट फंड में नहीं कर सकती है। जैसे कि ये ख़त्म हो गया, तो मैंने परसों आपको बताया था RBI की पॉलिसी बताई थी, मेट्रो पॉलिसी बताई थी, मैनेट्रो पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक साख नीति बताई थी। तो आज मैं ऐसी एक RBI की साख नीति होती है, एक हमारी सरकार की साख नीति होती है। सरकार की नीति को कहते हैं राजकोषीय नीति, ठीक है, और जो RBI की नीति होती है उसे कहते हैं वित्तीय नीति।
तो हम आपको राजकोषीय नीति फाइकल पॉलिसी बताते हैं। ठीक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यह नीति बनाता है। ठीक है, यह नीति कौन बनाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्रालय होता है वह ये नीति बनाता है। फाइकल पॉलिसी, इसमें क्या होता है? राजकोषीय नीति को हम बजट भी कहते हैं। राजकोषीय नीति को हम बजट भी कहते हैं। बजट फ्रेंच की भाषा है। ठीक है, ये एक फ्रेंचीसी भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़ा का थैला। इसका सबसे पहला शब्द प्रयोग में ब्रिटेन लाया। ठीक है, सबसे पहला शब्द कहाँ इसकी स्टार्टिंग में बजट कहना किसने स्टार्ट किया? ब्रिटेन ने। क्या होता है पहले ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन का एक वित्त मंत्री होता है, वित्त सचिव होता है, वित्त सचिव के पास जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, अब क्या होता है, इसको चमड़े का थैला इसलिए कहा जाता है। देखो पहले क्या होता था, जो ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है, वित्त सचिव होता है, वित्त सचिव अपने हाथ में हमेशा एक चमड़े का बैग काले चमड़े का बैग लेके संसद में प्रवेश करता था। तो लोग सोचते थे कि वो चमड़े का थैले के अंदर इतनी क्या है, लेकिन वो चमड़े के अंदर इतने सॉरी दोस्तों, किसी कारणवश यार थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो जो ब्रिटेन का जो वित्त मंत्रालय का जो वित्त मंत्री था, वो अपने हाथ में जो चमड़े का बैग लेके आता था, तो उस बैग के अंदर जो डॉक्यूमेंट थे, वो डॉक्यूमेंट पूरे ब्रिटेन का फ्यूचर तय करते थे। और फ्यूचर तय करते हुए वो मतलब वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो इंपॉर्टेंस ही रखते हुए उस बजट का शाब्दिक अर्थ ही चमड़े का थैला कहा गया। अब देखो, जो बजट नाम है, ये हमारे इस शब्द हमारे पूरे संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, कहीं बजट शब्द नहीं मिलेगा आपको। इसकी जगह क्या मिलेगा? बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संविधान में किसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। आर्टिकल 104 में इसका विवरण किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार को कितना पैसा मिला, कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा उधार लिया, इस सब की जानकारी वित्त मंत्री संसद में पेश करेगा 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को 31 मार्च के बीच समयकाल को राजकोषीय वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का समयकाल राजकोषीय वर्ष कहते हैं। एक बजट में 3 साल जो एक बजट होता है, ठीक है, जो हमारे अभी हमारे वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण मैडम है, तो एक बजट जो अभी पेश करेगी वो अप्रैल में जो कर दिया है, अभी मेरे ख्याल से नहीं, अभी तो नहीं किया था लॉकडाउन की वजह से, जो पेश करेंगे तो उसमें सॉरी मेरे को पता नहीं पेश किया नहीं किया इस बारे में, करंट से मैं अभी अवगत नहीं हूँ। तो जो एक बजट होता है उसमें 3 साल का पूरा लेखा जोखा होता है कि अभी हमें कैसे हैं, फ्यूचर में कैसे होना है, और पास में से अभी हमने कितना इम्प्रूव कर लिया है। ठीक है, जैसे 2019 अभी 2019 में अगर बजट पेश करना हो तो 2019 और 20 का भी कितना पैसा मिलेगा और क्या रणनीति होगी हमारे लिए 2020 के लिए, वो भी होगा। 2018 2019 का भी होगा। ठीक है, 2017 2018 का भी होगा। ठीक है, बजट का सारा पैसा संचित निधि में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? संचित निधि में। इस निधि में पैसा खर्च करने के लिए सरकार संसद से परमिशन लेनी पड़ती है। देखो, जो संचित निधि होती है यह भारत की जो सरकारी खजाना होता है इसके अंदर, ठीक है, पूरा पैसा यहीं पर रखा होता है। अगर भारत सरकार संचित निधि से कोई पैसा लेती है तो उसे संसद में एक बिल पारित करना होगा। पहले लोकसभा में पारित करना होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा वो। ठीक है, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसका स्वीकृति कर देगा तो वह पास माना जाएगा और वहाँ से पैसा निकल जाएगा। लेकिन कभी इमरजेंसी में, आपातकाल की स्थिति में एकदम से हमारे देश में वित्तीय आपातकाल या वित्तीय कारणवश हमारे पैसों की कमी हो जाती है तो भारत सरकार डायरेक्टली जो हमारे एक खजाना और होता है उसे कहते हैं, एक खजाना और होता है उसे आपातकाल संचित निधि कहते हैं। तो उससे एक ही राष्ट्रपति के परमिशन से ही उस निधि से पैसा निकाला जा सकता है। जब पैसा निकाल देंगे तो उसके बाद जब अगली लोकसभा की मीटिंग बैठेगी, उस लोकसभा की मीटिंग बैठने पर सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपने उस निधि से पैसा क्यों लिया है, उस आपातकाल निधि से पैसा क्यों लिया है। और फिर अगर तर्क सही जाता है तो संसद की मीटिंग के बाद संचित निधि से पैसा उस निधि में डाल दिया जाता है, जो इमरजेंसी निधि होती है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो जो राजकोषीय नीति होती है इसमें बजट में क्या होता है, इसमें पैसा कहाँ से मिला, कहाँ खर्च किया और खर्च करने के लिए कितना उधार लिया, इस सब का लेखा जोखा इसमें होता है। ठीक है, फाइकल पॉलिसी में। तो मैंने जैसे ही परसों आरबीआई की
पूरा इतना इतना आना चाहिए, इतना नीचे आना चाहिए, यहाँ से नीचे तक पूरा। हाँ, तो राजकोषीय नीति में जैसे परसों मैंने आरबीआई की नीति बताई आपको, मौद्रिक साख नीति। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मौद्रिक साख नीति एंड राजकोषीय नीति? उसमें यही डिफरेंस होता है कि जो मौद्रिक नीति होता है वो उसमें उसका संपर्क आम लोगों तो ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उनका सीधे लिंक बैंकों से होता है, बैंकों का लिंक हमसे होता है। लेकिन राजकोषीय नीति में जो सरकार की नीति होती है, इसका सीधा संपर्क आम जनता के लिए होता है। इसका एक भी निर्णय हमें ले भी डूबेगा, हमें आगे भी हमारी नैया पार कर देगा। ठीक है, ये होता है राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति आज खत्म हो गया, तो अब मैं अगला पेज, ठीक है, अब हम आपको बजट के बारे में बताएंगे। ठीक है, बजट मेनली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है बजट? 3 प्रकार का होता है। अच्छे से पकड़ो बच्चे, ऊपर भी एक, ऊपर भी, ऊपर एक, ऊपर भी। बजट 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट मैंने आपको अभी बताया है। जो सरप्लस बजट होता है इसमें क्या होता है? ज़्यादा पैसा मिला और कम खर्च किया है। ठीक है, बैलेंस बजट क्या होता है? जितना पैसा मिला उतना खर्च किया है। डेफिसिट बजट क्या होता है? राजकोषीय नीति की बजट क्या होता है? कम पैसा मिला, ज़्यादा खर्च किया। ठीक है, जो सरप्लस बजट होता है ये मेनली घरों के लिए यूज होता है। ठीक है, घरों में होता ही है, ज़्यादा पैसा मिलता है हम कम खर्चे करते हैं, आधा पैसा अपने पास सेव कर देते हैं। ठीक है, अब सरप्लस बजट घर के यूज के लिए होता है। जो मेनली जो बजट सबसे ज़्यादा यूज में होता है वो डेफिसिट बजट। ठीक है, डेफिसिट बजट विकासशील, डेफिसिट बजट का यूज कहाँ होता है? विकासशील और विकसित देशों के लिए इसका यूज होता है, विकास कार्यों के लिए, आधारभूत संरचनाओं के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए। ठीक है, जब कभी देश में मंदी की स्थिति आती है तो मंदी की स्थिति में डेफिसिट बजट ही काम आता है। ठीक है, मंदी की स्थिति में हम सरकार डेफिसिट बजट का सहारा लेते हैं। इसमें सरकार आधारभूत संरचनाओं में तेजी लाती है, जैसे रोड, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। ठीक है, इससे क्या होगा? जैसे एक रोड और फ्लाईओवर का काम कहीं पर स्टार्ट हो रहा, तो रोड के फ्लाईओवर का काम कहीं पर स्टार्ट हो रहा, तो उसके लिए हमें सीमेंट और लोहा की ज़रूरत पड़ेगी। सीमेंट और लोहा की संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी इसमें मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो फिर और डिमांड बढ़ेगी। मतलब पूरा एक साइकिल में घूम रहा है। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि रोजगार का लिंक कैसे डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। ठीक है, ऐसी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। टोटली ऑल ओवर सर्कल में घूमता है। ठीक है, ये हो गया। तो जीरो बेस्ड बजट एक बजट होता है। जीरो मेनली इतने ही दो ही ऐसे ही बजट होता है। एक जीरो बेस्ड बजट भी हम ले लेते हैं। जीरो बेस्ड बजट भी क्या होता है? इसमें लास्ट लोकेशन को जीरो मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक साथ पैसे नहीं देखकर आवश्यकता अनुसार पैसे देते हैं। कहाँ पर कितना खर्च होगा और कैसे खर्च होगा पूरा ध्यान में दिया जाता है। मतलब बहुत कंजूसी के अनुसार इस बजट को पेश किया जाता है। मतलब पहले कितना खर्च हुआ हम नहीं देखते, स्टार्टिंग से पकड़ते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, बहुत कंजूसी से बजट को पेश करते हैं। एक होता है फिर अंतरिम बजट। जब सरकार के पास समय कम रहता है, इलेक्शन की स्थिति, आपातकाल, गठबंधन सरकार की टूटने की स्थिति में सरकार कम समय के लिए यह बजट पेश करती है। हर 5 साल के बाद फरवरी में 2 महीने के लिए यह बजट आमतौर पर पास होता है। फिर दूसरी सरकार आएगी तो अपना फाइनल बजट पेश करेगी। देखो, कभी हमारी सरकार के पास कम समय रहता है तो कम समय के अभाव के कारण 2 ही महीनों के लिए जो बजट पास किया जाता है वह अंतरिम बजट पास होता है। ठीक है, मेनली फरवरी में पास होता है। फरवरी में पास होकर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं हर 5 साल के बाद। तो या 2 या 3 महीने के बाद जब दूसरी सरकार आती है फिर वो अपना बजट पेश करती है, तो ये अंतरिम बजट फिर नेगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो बच्चों जो बजट होता है, बजट जो सरकार जो बजट पेश करती है, जो बजट पेश करती है उस बजट उसका पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, प्राप्ति होती है उसके राजस्व प्राप्ति एंड पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हो? इसमें गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलता है वह उसी का है, उसे किसी को रिफंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, फीस। ठीक है, यह सब सरकार के पास जमा हो गए हैं। जैसे सरकार ने टैक्स लेती है, नॉन टैक्स लेती है, ब्याज लेती है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? राजस्व प्राप्ति के अंदर होता है। दूसरा क्या है? पूंजीगत। दूसरा क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में इसमें सरकार को जो पैसा मिलते हैं वह उसी का न होकर उसे रिटर्न करना पड़ता है। जैसे लोन किस में आता है? पूंजीगत प्राप्ति में। लोन हो गया, किसी से पैसा लिया है तो फिर पैसा देना भी पड़ेगा यार।
पूंजीगत प्राप्ति में आता है। ठीक है, इसमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें रिटर्न करने की ज़रूरत होती है। अब बजट में खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, सरकार के पैसे प्राप्ति तो यहाँ से आती है, और जहाँ से हमारा खर्च होता है, ये पैसा कहाँ खर्च होता है वो बताता हूँ आपको। एक होता है राजस्व खर्चे। राजस्व खर्चे में क्या होता है, इसमें देखो, इसमें यार कोई अगर सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना है, सब्सिडी देनी है, गैस सिलेंडर इत्यादि में सब्सिडी देनी है, लोन में लिया गया पैसा, जैसे किसी ने सरकार से के पास लोन दिया है तो वो ब्याज देगा इत्यादि, यह राजस्व खर्चे के अंदर आएगा। ठीक है, एक होते हैं पूंजीगत खर्चे। ठीक है, पूंजीगत खर्चे में जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, रोड, फ्लाईओवर, पुल आदि का जो काम होता है वो पूंजीगत खर्चे में आता है। ठीक है, वहाँ से खर्चे होते हैं। अब मैंने बजट के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि सरकार के बजट के घाटे को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बजट के घाटे को सरकार कंट्रोल कैसे करेगी, या तो हम राजस्व को बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब टैक्स को बढ़ा देंगे। ठीक है, सरकार के बजट के घाटे को कंट्रोल, एक तो हम इसमें करेंगे राजस्व को बढ़ा देंगे। ठीक है, राजस्व को मतलब राजस्व बढ़ाने का मतलब इसमें होता है टैक्स को बढ़ा देंगे। इसमें टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स की रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसा मत समझो, एक बंदा है उसके पहले 4000 टैक्स था, आप उसे 5000 नहीं करेंगे, मतलब टैक्स की बेस को बढ़ाएंगे। पहले पहले 2 बंदों को टैक्स देना पड़ता था, अब उसके बेस मतलब उनके आप 2 की जगह 4 बंदे कर देंगे हम। ठीक है, आप निचले तबके को भी टैक्स के अंडर ला देंगे। ठीक है, टैक्स के बेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, जो बंदे टैक्स से वंचित रह गए थे उनको टैक्स के अंडर लाएंगे। ठीक है, राजस्व को। ठीक है, टैक्स के बेस को बढ़ा देंगे। दूसरा होता है खर्चे, इसमें हम खर्चे को कम कर देंगे। जैसे खर्चे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विकास के प्रमुख जड़ें हैं। ठीक है, क्योंकि विकास की प्रमुख जड़ें हैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन गवर्नमेंट सैलरी सब्सिडी को हम इसमें भी कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी को हम कम जरूर कर सकते हैं। जो गैस में हमको सब्सिडी मिलती है, सरकार उसे कम कर सकती है। एक ही काम कर सकती है, गैस की सब्सिडी को कम कर सकती है, और को कम नहीं कर सकती, क्योंकि यार देश की आर्थिक व्यवस्था पे तो देखनी है, देश को हमने आगे भी तो ले जाना है। विकसित देशों की हम अभी विकासशील देश है, विकासशील देशों से हमें विकसित देश के साथ टक्कर भी तो लेनी है। टक्कर लेने के लिए हम एक समय से इतना खर्चे तो नहीं कर सकते, एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी तो नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही गैस की सब्सिडी को यहाँ पर हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप बताऊंगा आपको राजस्व घाटा, कभी क्वेश्चन आता है राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक है, कभी देश में राजस्व घाटा होता है तो मतलब जितना व्यय किया है उसने और जितनी प्राप्ति की है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाता है। ठीक है, देखो यार, आपने मेरी इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी, आज मेरा इकोनॉमिक्स का जो बैंकिंग चैप्टर का लास्ट डे है, तभी मैंने आज लॉन्ग लेक्चर अटेंड किया अपना। तो कल से मेरी जो लेक्चर रहेगा वो जनरल साइंस रहेगी, कल आपको जनरल साइंस से पढ़ाऊंगा मैं। तो यार मैंने इकोनॉमिक्स बहुत इजी वे से, बहुत सरल भाषा में आपके लिए लाया हूँ। कोई भी बुक पकड़ो आप, कोई भी बुक जो मैंने एफडीआई, बैंकिंग, हर एक टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में आपके सामने लाया हूँ और इसमें लिखा भी है। ठीक है, तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो करो यार, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाने में मज़ा आएगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, स्टडी विद कमल के साथ जुड़ो यार, इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अपना सिलेक्शन के साथ साथ आपका सिलेक्शन भी करवा सकूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।